उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है, मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है तो फिर व्लॉग स्टार्ट हो गया। पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज? फाहश, नंगी या बरहना पिक्चर डालती है उसके उतने फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं। आप कैसे देखते हैं, वेयर आर वी हेडिंग, कहाँ जा रहे हैं हम? मैं इनके लिए लफ्ज यूज करता हूँ सॉफ्ट पॉर्न, एक होता है रियल टाइम पॉर्न। आपने वीपीएन किया, आप उस वेबसाइट तक चले गए। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं जी डॉक्टर साहब एग्जैजरेट करते हैं, इतनी तबाही नहीं मची या ऐसे पीछे पड़ गए। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो? देखिए अल्लाह ताला जिसके दिल में आ गया सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद, तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ें भूलना बहुत आसान हो जाएंगी। वन ऑफ द वर्स्ट मौसीकी वो कौन सी है? उन्होंने कहा कि अमीर के बर्तन में उस चमचे की आवाज़ जो किसी भूखे को सुनाई दे। अल्लाह अकबर। माँ बाप सुन ले तो मैं तो कहता हूँ वो शायद खुदकुशी कर ले, अल्लाह माफ़ करे। थोड़ी देर रिश्ता चलाया, गपशप की, अच्छा चलें बाहर मिलते हैं शुगर डैडी, अच्छा दूसरी शादी करनी है, चीज़ें हैं, फिर मिले, फिर उस लड़की को ज़रा आओ ताओ में खेल लिया और फिर उसको चलाई रखा। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आपके जहन में क्या है? फिर मैं भी इंशाल्लाह कुछ इस पे बात करूँ। इतनी चोट लगेगी ना आपको, यानी कल को आपकी औलादें होंगी, दे विल वॉच दीज वीडियोज़, मतलब वट दे विल लर्न, फिर वो असरात ना खुदा न खास्ता आ जाएँ औलाद के ऊपर। बड़े लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, पीठ पीछे रखा कि छोड़ो जी ये बकवास कर रहे हैं सारे, नसीहत करते रहते हैं, इनका और काम क्या है। तुमने दुनिया में अमीर तरीन, हसीन तरीन और सब हो के भी मर जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है, मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारा राब्ता रहता है माशाल्लाह, दिलों का राब्ता तो है ही, व्हाट्सएप पे भी राब्ता अक्सर रहता है। इनके काम को सराहता रहता हूँ मैं, बड़ी कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे काम में, इसके काम में माशाल्लाह। बहुत सिंसेरिटी के साथ, इखलास के साथ यूथ की तरबियत के बारे में कंसर्न हैं, और नन अदर दैन डॉक्टर अफान कैसर साहब। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हो गई माशाल्लाह मुलाकात। हाँ जी, फाइनली लॉन्ग टाइम प्लानिंग, बस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हुई। हमारी हुई थी टेड टॉक पे मुलाकात यूईटी में। जी। तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन भी आपसे मिल के, ऐसा लगा बरसों से जानते हैं, और बड़ी एक अपनायत फील हुई। बिल्कुल वो रूहों का कनेक्शन होता है कुछ। अल्लाह आपको बहुत दे जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू, आपके साथ हैं, अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथ एक एपिसोड करने की, बिकॉज वी शेयर द सेम कंसर्न, और ऑडियंस को समझना चाहिए कि ये कंसर्न है। शायद कभी कभी मैं भी डांट देता हूँ, आप भी डांट देते हैं, लेकिन उसके पीछे नीयत यही होती है कि समझ जाएं हमारे बहन भाई। और हम सब ज़ाहिर है डॉक्टर साहब कमज़ोर हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी बड़ी कोताहियाँ हैं। हम इसलिए नहीं करते किसी को जज करें, ना ही इसलिए कि किसी को नीचा दिखाएं, बल्कि सिर्फ एक ये ख्वाहिश होती है कि हम भी बचें, हमारी जनरेशन भी बचें, बाकी सब भी। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये MBBS से सोशल मीडिया जर्नलिज़म का सफ़र, ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, ये बिफोर हैंड है, बिफोर एंटरिंग इनटू MBBS। अच्छा। जो लोग मुझे बड़ा क्लोजली जानते हैं, आई वाज राइटिंग इन, एक रिसाला है नौनिहाल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं उसमें कहानियाँ लिखा करता था। ओके, बैक इन 2002-2003। वाह। तो नो वन इज़ की मेड जर्नी उसकी इस तरह की नहीं होती कि वो इन ए नाइट इस तरफ आ गया और हमने कैमरा उठाया और हम भी फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गए, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 7वीं 8वीं से एक ऐसा बच्चा जो तीसरी चौथी से वेट करता होता था, मैं हर संडे इतवार को, यही तो वो तरबियत है कि उस टाइम ये शायद सोशल मीडिया ड्रैग नहीं कर सका, तो हम नौनिहाल रिसाले का वेट किया करते थे। सही। वो नौनिहाल रिसाला आता होता था हकीम सईद साहब का, आपको तो वो वेट करते थे, और उसमें बड़ी तरबियत वाली कहानियाँ होती थी। बिल्कुल सही। दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स तसव्वुफ, इश्क, अल्लाह। और हमने पढ़ी वो स्टोरियाँ उस वक्त ये 3 औरतें 3 कहानियों वाला सीन नहीं था, हमने वो पढ़ा। तो उस वक्त मैं लिखना शुरू हुआ, और इवन बिफोर एंटरिंग माई MBBS, फर्स्ट ईयर MBBS, मैं बाकायदा नवाए वक्त पे कॉलम लिखना शुरू हो गया था, बाकायदा, एट ए वेरी यंग एज, इट मस्ट बी 16-17। और फिर 2011 में आई वॉज ऑन लीड पैनल ऑफ एक्सप्रेस, जो कॉलम, जैसे
इधर जावेद चौधरी साहब का छपता था, उधर मेरा छपता था कॉलम। अच्छा। गूंज के नाम से। सही। फिर 2012 से लेकर अयाज खान साहब हैं, ही इज़ नाउ करंटली द ग्रुप हेड ऑफ एक्सप्रेस, ही ब्रॉट मी देयर। तो 2011 से 20 तक मैंने लगातार हर जुमे वाले दिन मैं भेजता था और हर इतवार को मेरा कॉलम आता था, एक दिन भी मिस नहीं है इस अरसे में। तो वो जर्नी थी। और जो डिजिटल पे आए तो हुआ ये था कि मुजीबुर रहमान शामी साहब वो कॉलम्स देखते थे मेरे, पढ़ते थे, तो वो, और फिर रेडियो करना, पीटीवी करना है तो बीच में चलता ही रहा। वहाँ से शाहिद नज़ीर साहब उस टाइम हेड थे कंटेंट के डेली पाकिस्तान के, 2 साल डेली पाकिस्तान, एंड देन माय वेरी गुड फ्रेंड एट मुल्तान, वो ज़िशान और फिर अली चौधरी साहब, दे टुक मी टू उर्दू पॉइंट। और वो दिन और आज का दिन आई एम स्टिल पार्ट ऑफ उर्दू पॉइंट 2021 से। आई एंड माई वाइफ, शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, तो वी आर वर्किंग फॉर अवेयरनेस ऑन मीडिया एट आवर ओन। वेरी इंटरेस्टिंग जी, ये बात देखें मुझे नहीं पता थी। बड़ी खुशी हुई, आज मज़ीद खुशी हुई माशाल्लाह कि यू बीन पार्ट ऑफ दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऑल्सो मेरी भी जर्नी कुछ सेम है, ये नॉवेल्स पढ़ना। इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ एक होती थी, शायद आपको याद हो, उसमें बड़े ज़बरदस्त मॉरल लेसन्स, फिर ये बच्चों का बाग और तालीम व तरबियत, हम ये पढ़ा करते थे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, ये एक जर्नी होती है और ज़ाहिर है एक ये ज़रूरी भी है। एक क्विक सक्सेस मेरा नहीं ख्याल कि सस्टेनेबल होता है, और आई बिलीव कि इट्स अ फेक सक्सेस टू बी ऑनेस्ट, और आज फेकनेस की दुनिया है। सो रियली ग्लैड टू नो माशाल्लाह। ये कंसर्न आपका कैसे फिर हुआ कि इस तरफ आया जाए? चलें जर्नलिज्म में तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, बट दिस कंसर्न कि नहीं, नौजवानों के ऊपर काम किया जाए, तरबियत के ऊपर काम किया जाए और इस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ये जो अनफॉर्चुनेटली आज हम तबाही देख रहे हैं, जो मॉरल डिक्लाइन हम देख रहे हैं अपने नौजवानों में, इस तरफ आप कैसे? एक्चुअली मैंने ना बानो कुद्सिया को बहुत सुना है और मैडम आरफा को, तो उन्हीं की एक सेइंग्स में से एक चीज़ थी, उसका एक मफहूम ये निकलता था कि जो रिफॉर्मर होता है और मसीहा होता है ना, उसने हर चीज़ पर काम करना होता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड रीडिंग। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, और मैंने फिर स्पेशलाइजेशन की मेदे जिगर में, जीआई लिवर का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। एंड वहाँ भी नहीं रुका, मेरे पास इस टाइम सबसे बड़ी डिग्री है इस मुल्क की एग्जिस्टिंग मेदे जिगर की, FCPS, देन MRCPS ग्लासगो, और फिर साथ मैंने गम्बट जो सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, वहाँ से 2 साल फेलोशिप की। डॉक्टर वहाब डोगर साहब मेरे उस्ताद हैं। तो देन आई केम बैक टू सर्व माई ओन रीजन। ये तो एक जर्नी थी मेडिकल की, लेकिन जो लफ्ज़ मसीहा मेरे नाम के साथ जुड़ा है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल हेल्थ, मतलब वो डॉक्टर ही नहीं है कि मरीज़ गया उसने दवाई लिख के दे दी। डॉक्टर इज़ अ वेरी बिग टर्म। डॉक्टर मीन्स मसीहा। अब इसमें तो 4 हेल्थ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ योर फिजिकल, नंबर 2 इज़ आपका मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत जो बर्बाद हो चुकी है लोगों की इस टाइम। नंबर 3 इज़ सेक्शुअल कंपोनेंट ऑफ योर हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं शायद वो वाहिद बंदों में से होऊंगा जिसने इसकी उस तरह की पाकीज़गी पे बात की है जिसमें मेडिकल का आंसर भी शामिल है। और नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी मेरी असल है, द स्पिरिचुअल हेल्थ, रूह की सेहत। अब अगर मैं मसीहा हूँ और मेरे पास मरीज़ आया है और मैंने सिर्फ उसे दवाई लिख के भेज दिया है, तो ऐसी डॉक्टरी पे लानत है अगर मैंने उसका ओवरऑल एनालिसिस नहीं किया। मेरे पेशेंट से ही मेरी स्टोरीज निकलना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल, आई एम वन ऑफ द मोस्ट नोन फिगर अमंग द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उसकी रीज़न ये है, मेरे पास एक खातून आती थी, 4 साल से मियाँ मुल्क से बाहर है। अब ये नहीं कि वो फिज़िकली उसके साथ नहीं बंधी हुई, वो जुड़ी हुई है, लेकिन कौन सा दीन मज़हब ये कहता है कि आप एक औरत को 19 साल की, 20 साल की लड़की, 35-40 साल का मियाँ उसका होता है, शादियां कर देते हैं, खाला की बेटी, फूफी की बेटी, चलो, और उसने 35 साल तक क्या किया होता है? उसने बाहर जाके मजदूरी कर कर के मकान पक्का कराया होता है, बहनों की शादियां कराई होती हैं, और फिर अल्टीमेटली बहनें अपनी उम्र की कोई 19-20 साल की उसके साथ बांध देते हैं। वो आता है, शादी करता है, हफ्ता साथ रहता है, फिर बाहर, फिर उसने 3-4 साल नहीं आना, फिर वो कफीलों के मसले, ये वो। भाई, यू डिस्ट्रॉयड अ लाइफ। अल्लाह। अज़दवाजी ज़िंदगी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन तक रख दी है। सही बात। मतलब इट इज़ अ बेसिक नीड।
लेकिन इस बेसिक नीड को पूरे करने के इस्लाम में बड़े कायदे कवानीन है, इसीलिए निकाह रखा गया। सही। लेकिन आपने मुझे बताया उसे तबाह कर दिया। तो अब वो मेरे पास लेकर आ गई है मैदे का मसला, लेकिन डू यू थिंक कि उसे सिर्फ मैदे का मसला है? बिल्कुल सही। वो यहाँ से ख़त्म है। अच्छा, वो इज़्दवाजी तौर पे सेटिस्फाई नहीं है, तलाक़ें ले लेती हैं। मॉडर्न वेस्ट की दुनिया में मर्द अगर इस तरह वो तलाक़ ले लेती है सीधी जाके, यहाँ माशरे की उस पर वो बंधी बैठी है। तो ना उसकी सेक्सुअल हेल्थ तबाह कर दी, उसकी मेंटल हेल्थ, ये सारी कनेक्टेड है, वो तबाह कर दी, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ तबाह कर दी। मतलब अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी हैं, चीज़ें हैं, वो खुश है, अल्लाह से दुआ मांग रही है, चीज़ें हैं, वो जो उसका मियाँ के साथ कनेक्शन वो ख़त्म कर दिया। और फिर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली, फ़िज़िकल हेल्थ इससे सब में एंड में आती है। तो मुझे लगता है मेरा जो पेशा है ना वो सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर कंपोनेंट। आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है डिससेटिस्फाइड, जिसकी अल्लाह से लॉ लगी हो, वो हर चीज़ डाल देता है यार, अल्लाह मालिक। हाँ, अगर उसकी वो ठीक है ना कंटेंटमेंट, फिर बाकी कंपोनेंट्स उसके ठीक होते जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, जो सेक्सुअली मुतमईन नहीं है, मेल्स जिनके घरों में फसाद हैं, चीज़ें हैं, और जो हर वक्त ये देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो फिजिकल हेल्थ बहुत नीचे है। ये इसीलिए ये वाला चूरन भी बिक जाता है ना, जो दीवारों पे लिख देते हैं नीम हकीम मर्दाना कमजोरी, ये चूरन भी इसीलिए बिकता है ना, क्योंकि आपका वो कंपोनेंट सबसे ऊपर है। राइट। सो दिस बिकेम योर मोटिवेशन। अच्छा, आपको क्रिटिसिज्म, इफ़ यू अलाउ मी टू आस्क, कि अपनी कम्युनिटी से, डॉक्टर्स से क्रिटिसिज्म इसमें नहीं आता है कि नहीं देखें जी ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम, जैसे मैं अक्सर टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो वो अक्सर मुझ पे क्रिटिक आया कि देखें जी ये क्या आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ दोस्ती करो और उससे प्यार से डील करो, ठीक है ना, और उसको मेंटली भी देखो, इमोशनली भी देखो, भाई हमारा काम है आना पढ़ाना चले जाना। तो आपको भी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि ये क्या बातें आप कर रहे हैं, भाई हमारा काम है दवाई लिखना एंड दैट्स इट? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक दैट क्रिटिसिज्म। हर कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी में, मेरी में, इवन कासिम अली शाह साहब की एक टीचर कम्युनिटी थी जो उनको बड़ा टारगेट करती रही। लोग होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो इंसानी जबिल्लत है, हसद का एलिमेंट, राइट? आपको उसको इसमें को तो इस्लाम भी बहुत बुरा जानता है। अब आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे हु आर योर एनिमीज एंड हु आर योर फ्रेंड्स। ठीक। तो मेरा बड़ा लिमिटेड सा वेरी गुड मेडिकल सर्कल है, जिसमें बड़े सीनियर किस्म के प्रोफेसर हैं या मेरे अपने डॉक्टर्स दोस्त हैं। इसके अलावा या मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड या जहाँ मुझे एक हेल्प रिक्वायर्ड हो, ट्रस्ट में, इसके अलावा आई डू नॉट इंटरेक्ट इवन इन माई कम्युनिटी मच। किसी पेशेंट के लिए कोई कंसल्ट है, चीज़ें हैं, वो एक अलग मामला आता है, ये दोस्ती नहीं है। जब मैंने उनसे वो क्वेश्चन ही डेवलप नहीं किया, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचते हैं या वो क्या कहते हैं, बिकॉज मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं, और या मैं चाहूँगा नहीं कि मैं ये निकाल सकूँ कि हसद कहाँ आ गया और वो, एंड दे कैन नेवर गाइड यू बेस्ट, बिकॉज उनका वो टनल्ड विजन है। वो MBBS के उन अदवार में रहे हैं जो सिर्फ महदूद रहा किताब, मेरा वो टनल्ड विजन नहीं रहा। मैंने धोखे भी खाए, इश्क में टिका के खाया। मैंने अपनी वाइफ के साथ बड़े मामलात अप डाउन उसकी ज़िंदगी सेटल करते देखे। मेरी मदर के साथ बहुत कुछ रहा, उनकी हेल्थ को लेकर उसको देखा। फादर का मेरे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है 2015 में। माई बिगेस्ट मोटिवेशन टू बी इन लिवर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री, मतलब आई एम द ओनली ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट who is being recognized by Human Organ Transplant Authority of Punjab to be enlisted। और हमने पहला लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज कराया है पी होटा से, आफ्टर लाहौर के एक प्राइवेट यूनिट के इन लोधरा। और वहाँ डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर, डॉक्टर गफ़ार, जो मेरे साथ हम लोग टीम के लोग हैं, हम भाई हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक्सीलेंट। बस आपकी नज़र बस काम पे है, काम होना चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज़ द राइट अप्रोच। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारा मुश्तरका एक इंटरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कि यूथ की तरबियत एंड वेयर आर वी हेडिंग, तो आपकी मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ। अक्सर आपकी बातें सुन के मुझे अवेयरनेस भी मज़ीद आती है, क्योंकि शायद मैं इतना ज़्यादा इन टच नहीं इन कंटेंट क्रिएटर से, बट आई वॉच योर वीडियोज़, आई मस्ट एक्नॉलेज टू टेक दैट अवेयरनेस। तो व्हेन आई वॉच योर वीडियोज़, तो मुझे तो ऐसा लगता है अफान भाई कि
तबाह हो चुके हैं, मतलब लिटरली। हाउ डू यू से इट, आप कैसे देखते हैं, वेयर आर वी हेडिंग, कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, एक खातून है MBBS की बच्ची, कभी आप उसकी स्ट्रगल पढ़े ना, द वे शी पास्ट एंट्री टेस्ट, शुरू से उसके दिमाग में घुसा दिया जाता है डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, और टफेस्ट स्टडी है, मतलब इट कैन डिवास्टेट वंस लाइफ अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, जो कि ट्रस्ट मी अब 90% का नहीं होता, सिर्फ 10% लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट में चले जाएंगे, प्राइवेट है उनका भी कोई फ्यूचर नहीं। बाकी IT इंडस्ट्री, AI और ये, अगर वो माँ बाप को कहो कि भाई उस तरफ लेके जाओ अपने बच्चों को, आज क्यों E-कॉमर्स के बच्चे, MBBS के डॉक्टर की तनख्वाह 25,000 है और E-कॉमर्स की बच्ची 2.5 लाख कमा लेती है, 18 साल की, 20 साल की, तो वो इनको समझ नहीं आ रही, वो ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये इस कदर पेनफुल है कि हराम और हलाल का फ़र्क ऑन डिजिटल इज़ नॉट डिफाइंड। देखें, एक चीज़ होती है कि आप कोई ख़ातून आ रही है मीडिया पे, जैसे डॉक्टर शाइस्ता आती हैं, मेरी अपनी वाइफ आती है, मैडम आरफा आती हैं, बहुत फरहत हाशमी मैडम आती हैं, इन व्हाट वे यू आर कमिंग ऑन डिजिटल मीडिया। दूसरी तरफ ये आता है कि आप अपनी बेगम को कार्टून बनाएं, उनके मुंह पे मेकअप करें और उससे आप एक फ़न वीलॉग बना दें। आप 4-5 बहनें हैं और आप टब में उल्टी लेटें, सीधी लेटें, आपकी वालदा साहिबा भी उस टब में हो, और आप उसमें से एक कंटेंट बनाएं जो कि कतई मतलब डिसेंट, तो उस कैटेगरी में आता है। डिसेंट के अलावा मुझे लगता है उस पे ये कल्ट है और वो अट्रैक्ट करेगा, उसे कौन नहीं देखेगा। 5 कट्ठी बहनें अगर टब में उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, उन्हें कौन नहीं देखेगा। जाहिर है कमरों में नज़र डालने की वैसे भी आदत है हमें। जी बिल्कुल। और इसी तरह आप अपने शौहर के साथ प्रैंक कर रही हैं, फिर आपकी शादी हो रही है, सवाए उस एक मिनिएचर पार्ट के, वो भी अगर मुझे लगता है अमेरिका बरतानिया में हो तो वो दिखाई दें, उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है, मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है तो फिर व्लॉग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही। तो जब ये इतना बड़ा कल्ट, और अच्छा यहाँ तक तो टॉलरेबल है, अब लोग जब देखते हैं यूट्यूब, यही वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। सही। इट्स इन सो मच ह्यूज मनी। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलके रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और इनको क्योंकि पैसा है। और फिर जो बाहर कार्टून इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं दुबई में, इधर उधर, उनके साथ भी राब्ते हैं। नाउ दे आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर, मतलब ये इनकी रिवेन ऐसे ही है जैसे गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा किया जाना, ये तबाह कर रहे हैं। और ये हमारे घर में बैठी बेटी वो आइडियलाइज इनको करेगी कि यार इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने 4 मंजिला रेस्टोरेंट खोल लिया अपना, और ये सारे कार्टून इकट्ठे हो गए, और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। मैं ये हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि देखें, मेकिंग योर वुमेन, मेरे पे तनकीद शुरू हो जाती है फिर डॉक्टर नाजिश को लेकर, शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कमिंग योर वुमेन इन ए बिजनेस। जैसे नबी पाक तिजारत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को प्रमोट किया, उनकी पहली अहलिया वॉज बिगेस्ट बिजनेस वुमेन। जी, उसको प्रमोट करना। आपके पास कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती होंगी जो कमरों के पीछे, मेरी एडिटिंग टीम में कम से कम 4 ख़वातीन ऐसी हैं, मेरी रिसर्चर इतनी बड़ी जो हमारी सारी ग्राफिक्स में माशाल्लाह सिस्टर्स की टीम है। बिल्कुल। मेरी एडिटर जो रिसर्चर है, हुमा नाम है उसका, और नाजिश की एक रिसर्चर्स हैं, हमारी अपनी रिसर्चर्स की टीम है 3-4, वो ज़्यादा ख़वातीन है। और मेरे आप लिवर टावर में आ जाए 70% ख़वातीन है वहाँ। तो उनका बिजनेस वुमेन होना और उनका मीडिया को फॉर बिजनेस थिंग यूज़ करना या कुछ प्रीच करने के लिए यूज़ करना इज़ सेपरेट। इस्लाम में वो उस तरह का नहीं है, लेकिन यूजिंग देम एज अ कल्ट, मतलब औरत आप अपनी बीवी के मुंह पे गंदा फंदा मेकअप कर रहे हैं, फिर खुद उसके कपड़े पहन रहे हैं और सड़कों पे भाग रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना। और अगर आप उन पे व्यूज़ देखें, एक दिन में 2-2 मिलियन व्यूज़। इनकी यूट्यूब की इनकम कम से कम भी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ आ मंथ है। 3-3, 4-4, 5 करोड़ इजी मनी। अच्छा, अब ये हराम है कि हलाल है? मतलब इसकी डेफिनेशन डिफाइन है ही नहीं ना। सही।
सही। और उनको फ़र्क क्या पड़ता है? हाँ, फ़र्क क्या पड़ता है? अच्छा, आप उन्हें गालियाँ दें, आप उन्हें नंगा करें, जी, उन्हें जी, क्या जी, फ़र्क कोई पड़ता है? फ़र्क नहीं। अभी इनमें से एक साहब की जो है वो खातून की डीप फेक वीडियो बन गई, जिन्हें बनाई उन्होंने आप नहीं पता मैं बनाई सी, तुसी दस देता पूरी दुनिया ਨੂੰ टू गेट व्यूज़, उससे कोई गाड़ी निकल आई होगी। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये और इनको इनके फॉलोअर्स बहुत है ना, अब देखते भी फिर देखें हम ही हैं। ये क्या आयरनी है। बुरे कमेंट्स भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन व्यूज़ भी अच्छा, फिर। ये आपने कभी सोचा कि हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है? हाउ मेटा वर्क्स, हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। मैंने तो अभी नाजिश का, जब ये नरिश का ब्रांड स्टार्ट हुआ, अच्छा मैं मेटा वाले, मुझे किसी ने कहा कि इसमें तो मेटा ने बहुत काम करना है। मैंने कहा मेटा क्या होता है? कहते हैं मेटा एड्स होते हैं, लगते हैं और इस तरह। मैंने कहा अच्छा, इनसे सेल्स पे फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा हाँ। अब वो कंपनी आ गई, अब वो कंपनी में अच्छे खासे 3-4 कोट पैंट, मैंने कहा तो जेम्स बॉन्ड टाइप लोग हैं वो। उन्होंने जब पूरा अपना मैकेनिज़्म बताया कि एक दफ़ा अगर कोई बंदा बोल देगा ओट मील का नाश्ता, या कोई ऐसी बात कर देगा, या आप अपनी वीडियोस में बोल देंगे, तो हम एल्गोरिदम के ज़रिए वो सारी ऑडियंस कैप्चर कर देंगे और उन्हें आपका इश्तिहार दिखाएंगे। एंड दे रियली डिड इट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग जो सेल मंथ में, वो सेल दिन में आने लग गई। इनके कंटेंट का क्या है? आपने कभी नोट किया कि इंस्टाग्राम पे जो खातून जितनी अपनी फाहश, नंगी या बरहना पिक्चर डालती है, उसके उतने फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज मेटा वॉन्ट्स यू टू सी दैट। वो आपको खुद उसको लाता है, दिखाता है, उनको रीच दी जाती है। और जब उनको रीच दी जाएगी, दिस इज़ अ फॉरेन एजेंडा, दिस इज़ अ फॉरेन इन्वेजन। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सऊदी अरब में नियॉन का शहर बन रहा है, वहाँ कंसर्ट्स कराए जा रहे हैं, तौबा नउज़-बिल्लाह, वहाँ क्यूब नुमा मॉडल खड़े करके इर्द गिर्द नंगी खवातीन को घुमाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे है। ये आपको लगा देंगे इनके पीछे, और ये नंग धड़ंग के, और इससे जो जिनसी फ्रस्ट्रेशन का, जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्स ख्वाहिशात का जिन है ना, सही। मतलब आपको हर वक्त मेटा तो आपको दिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं जी डॉक्टर साहब एग्जैजरेट करते हैं, इतनी तबाही नहीं मची या ऐसे पीछे पड़ गए। लेट मी इंशाल्लाह टेल यू सम इंस्टेंसेस। हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है नौजवानों के साथ, और ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुक़ है। काउंसलिंग्स आती हैं बहुत, माशाल्लाह। हमारा ये पर्सनली मैंने कोई 1000 लोगों की मतलब काउंसलिंग की है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नौजवान कपल्स, मैरिटल इश्यूज़ लेकर आते हैं लोग। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख रहे हैं। फर्स्टली लेट मी अफर्म एंड कन्फर्म व्हाट यू आर सेइंग। मादा परस्ती तो इस तरह बढ़ रही है हमारी नौजवान नस्ल में कि मैं दंग रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लोग शादियाँ कैसे चलाएंगे, ये लोग बुज़ुर्गों के साथ कैसे डील करेंगे, ये लोग मतलब एम्पथी और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं शादी चलाने की, एम्पथी, कॉम्प्रोमाइज़ेस, सेक्रीफाइस, पीछे हट जाना, मतलब तबाही मची हुई है। फिर मैं एक अपना आंखों देखा वाक़या आपको सुनाता हूँ। नमाज में मैं खड़ा हुआ, इशा की नमाज़ थी। अब अच्छी बात है, बच्चे आते हैं, आई ऑलवेज़ एनकरेज देम। बहरिया टाउन की मॉस्क की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे 3 बच्चे खड़े, 10 साल 9 साल के। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, मैंने भी नमाज़ खड़ी कर ली। वो बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा व्लॉगर का, कि तुझे पता है उसने गाड़ी ले ली, तुझे पता है कि इतने लाख की ली, और तूने देखी है उनकी ये वाली वीडियो देखी है। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैं लगाऊं इनको ज़रा नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी बातें, नमाज शुरू हो गई, आप क्या बातें कर रहे थे, तो मस्जिद में आओ तो ज़रा खामोशी से नमाज़ पढ़ लिया करो। फिर मैंने उन्हें यूथ क्लब के माशाल्लाह चैनल्स दिखाए, अपना दिखाया, बड़ा खुश हुए। पहला सवाल, सर आप कितने पैसे कमाते हैं? पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज। तो ये देखिए आंखों देखा वाकया, 9-10 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़े होके क्या बात कर रहा है कि तूने देखा उसने गाड़ी ले ली, तूने देखा iPhone 15 वाली वीडियो उसकी, उसने ये किया वो किया। फिर डिवोर्सेस हो रही हैं सर इन बातों पे कि मुझे थाईलैंड नहीं लेकर गए आप, ये मेरे हस्बैंड ने ये प्रोमिसेस किए थे, और इस बात पे डिवोर्सेस के नहीं, ये पैसा सही से नहीं कमा रहे, हमारे हालात बहुत टफ हैं। हालांकि अच्छे खासे हालात हैं, हम हैरान रह जाते हैं नाशुक्री देख के, फ्रॉम बोथ साइड्स, मेल भी फीमेल भी।
लेकिन कंसर्निंग बात ये कि अब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मादा परस्त एक सोच देखी जा रही है, तो आई कैन एक्चुअली कंफर्म व्हाट यू आर सेइंग। तो इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप भी कुछ ऐसी चीज़ें। अब आपने खुद देखा ना कि ये एग्जिजरेशन नहीं है। अब इशू ये है कि ये रियल में आपने खुद फेस किया। सही। अब हमारी है पब्लिक डीलिंग, जैसे आप मॉस्क्स में जाते हैं, मेरे से लोग सड़कों पे आके मिलते हैं, या अपनी फिजिकल एलिमेंट्स के लिए या वैसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के लिए मुझे इंटरेक्शन बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कहीं भी, तो वो ये वाक़यात बताते हैं। अब मैं आज आपको एक बात, इसी तरह एक वाक़या कोट करता हूँ। मेरे पास एक ख़ातून आई। अब ख़ातून डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब मुझे चेक कराने आई। तो जब मैं, हमारा एक होता है जूनियर डॉक्टर, वो कहती नहीं मैं डायरेक्ट डॉक्टर अफान को, ठीक है, मेरे रूम में आ गई। फिर मुझे कहती हैं आप अपनी शेफ़रॉन वो होती है जो साथ देख ख़ातून के साथ ख़ातून। मैंने कहा मैं इनको तो नहीं बाहर भेज सकता। कहती नहीं मैंने कोई पर्सनल इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके आप बाहर खड़ी हो जाए। जब वो बाहर भेजी तो उसने बात क्या शुरू की, कहती डॉक्टर अफान, मुझे साथ मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर रहते थे, तो मेरा जो हस्बैंड है, मेरी लव मैरिज हुई है उससे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे अब इतने बच्चे हैं, लेकिन आउट ऑफ आई डू नॉट नो व्हाट, वो जो 7 डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे किसी दिन मैसेज कर दिया, वो भी डॉक्टर था, और अब वो ये है कि वो ठरकोले पे था जो मर्दों की खसलत होती है। तो वो उसने मुझे कहा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, हमारी स्नैपचैट पे, अब स्नैपचैट एक ऐसा आईडी है जो बिल्कुल ऐसे है जैसे इंस्टा पे वो डिसअपीयर वाला ऑप्शन कहीं होता है। तो उसके साथ मेरे ऐसी कुछ बातें हो गई, चीज़ें हो गई। अब वो मुझे फिजिकल के लिए फोर्स करता है, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, मेरी फैमिली और बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ है। तो मैंने कहा यू जस्ट गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिम। कहती मैं कैसे हूँ, मैं तो मर जाऊंगी उसके बगैर। मतलब वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई। अब मुझे कहती है कि मुझे ये बताओ कि मुझे तो उससे इश्क हो गया। मैंने कहा बहन, जो इश्क हम आपको बताते हैं, जो ला हासिल के सिलसिले होते हैं, दैट डजेंट इवॉल्व दिस वे, इट इज़ अ टेम्परेरी अटैचमेंट। कहती मैं तो मर जाऊंगी अगर वो कहीं चला गया इधर उधर। तो वो क्योंकि उस सिचुएशनशिप, इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, वो सिचुएशनशिप में ट्रैप हो गई और अब वो इमोशनली इंगेज है। सही बात। और इस तरह की हज़ारों दास्तानें हैं। अब अगर इनमें कितनी ऐसी होंगी जो ये लकीर पार करने में सेकंड नहीं लगाएंगी और पड़ोसी के बिस्तर में होंगी। दिस इज़ द थिंग जो सोसाइटी नहीं समझ रही। पहले ये नहीं होता था, पहले इर्द गिर्द घरों में दाल एक्सचेंज होती थी, साग एक्सचेंज होते थे, रोटियां एक्सचेंज होती थी। अब शौहर और बीवियों वाला ये जो ट्रेंड है, अब ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग वेरी क्लियरली ड्यू टू दिस मोबाइल, दिस फेसबुक चीज़ें। आज लड़की कोई आपको रोड पे नज़र आ जाए, उसे ट्रेस करना मसला ही नहीं होता। तो और वो भी तैयार बैठी होती है आगे से, आप शुगर डैडी होने चाहिए बस। तो अब इश्क है। देखें, जिस तरह मर्द को इश्क होता है, मोहब्बत होती है, उसी तरह औरत को होती है। औरत इमोशनली ज़्यादा लेबाइल होती है। लेकिन ये वो सिलसिले हैं जिन सिलसिलों पे अल्लाह शायद आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, और मैं मिला हूँ ऐसी औरत से। अब ये जो मैं आपको वाक़या कोट करने जा रहा हूँ अली भाई, ये आपके तसव्वुर से भी बाहर होगा। अभी 5 दिन पहले मैं ख़ातून ने आई, चेक कराया चीज़ें, मैं उनके लिए दवाई लिख रहा था। तो दवाई लिखते लिखते कहती, साथ बेटा बैठा 14 साल का, मुझे कहती डॉक्टर अफान मैंने आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। और औरत की उम्र 50s में थी। अच्छा। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। अब बेटा बैठा है पास, अब मैं दवाई लिख रहा हूँ और मेरा होता है कि पूरी डिटेल होती है हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे, उसकी डायग्नोसिस और हिस्ट्री और एवरीथिंग, और टीम ऑफ डॉक्टर्स ने देखा होता है। तो मैं वो लिख रहा, तो मुझे कहती है 40 साल। अब मैं वहीं रुक गया, मुझे समझ आ गई थी कि व्हाट शी इज़ गोइंग टू से। कहती मैं 40 साल से एक अमानत संभाल के बैठी हूँ। अब दैट हिट मी टू माई पास्ट। तो मैं समझ गया था वो क्या कहने लगी है। मैंने कहा 40 साल, तो मैंने कहा यू डिडंट फॉरगेट योर पास्ट। शौहर कहाँ होता है? कहती फिर अल्लाह ने शादी ऐसी करा दी कि वो भी 20-25 साल से बाहर है, बस 3-4 साल में एक दफ़ा आता है। तो मैंने कहा अब तो औलाद जवान हो गई है, दुख क्या है? अब हम कोड वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। कहती दुख ही है कि उसको पता ही नहीं लगा 40 साल में कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो?
कहती बड़ी बार की। तो मैंने कहा क्या मिला? मुझे कहती खुदा मिला। वाह वाह। वो अल्लाह की वली थी। आई पर्सनली वेट दैट वुमन। मेरी आंखें इस टाइम मैं जब भी ये सुनाता हूँ उनमें पानी आ जाता है। क्लियरली उसके अल्फाज थे, मुझे अल्लाह मिला। ये वो मजाज से हकीकत के रिश्ते हैं कि अगर कोई किसी ऐसे इस्तराब में है, वो अपने शौहर और अपने बच्चों की वफादार हो जाए, वो अपनी शहवत की शोहरत छोड़ दे। आप इमेजिन करें, उसको अल्लाह मिलेगा, उसको रब मिलेगा। ये वो स्पिरिचुअल ज़िंदगी है जो हमने वहाँ सीखी। आप खुद सोचें, मतलब वो मुझे वो लेसन दे गई जो मैं बानो कुदसिया की किताबों में पढ़ा करता था, देखा करता था, और मैं दर्जनों ऐसे लोगों से मिला हूँ। अब वो औरत अल्लाह की वली थी। तो मैंने फिर उससे एक और बात पूछी। मैंने कहा कोई मलाल है कि अब अगर वो शख्स ज़िंदगी में आ जाए? कहती डॉक्टर अफान, मुझे लगता है कि मेरे महबूब ने, मेरे असल महबूब ने जान लिया कि मैं उससे इतना इश्क करती थी, तो ये काफ़ी है। सही। ये वो रूह के सिलसिले थे, जो पैगाम बेसिकली इट वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपको किसी से मजाज का इश्क हुआ है और वो ला हासिल हो गया है, और आपके वो सिलसिले आपको आपकी असल की तरफ ले गए हैं, खुश नसीब है वो शख्स जो इन रास्तों पर चला और उसने अपनी असल पहचान ली। क्या बात, क्या बात। ये तो जी इमाम इब्न क़य्यिम एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हमारे गुजरे हैं। बड़ा लिखा है उन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर, इश्क मशूक़ी के ऊपर। दवाए शाफ़ी एक किताब है उनकी। तो अफ़ान भाई, वो भी एक जुमला मैं आपको उनको सुनाता हूँ कि तुम्हारे दिल में, वो कहते हैं, खला है जो तब तक पुर नहीं होगी जब तक उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत नहीं आ जाएगी। यानी वो रहेगी, वो तड़प रहेगी, और वंस अल्लाह की मोहब्बत उसमें आ गई ना, फिर किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी वो वाली मोहब्बत जो पीक की मोहब्बत है। तो आपने तो ये विटनेस किया, ये कोट आपने विटनेस किया। बहुत सारे वाक़या। अल्लाह अकबर। अगर आप इजाज़त दें मैं एक और आपको कोट करूं। मुल्तान में ना एक बहुत मशहूर मिज़ार है, और आई मेट इन माई रेडियो डेज अ गाय देयर। ये मेरी जवानी से आदत है। मलंग सा था पर बड़ा पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल। मुझे बाद में बात पता लगी कि ही वॉज मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो मैं उन दिनों रेडियो किया करता था। उसने मुझे अपनी एक सरसरी सी स्टोरी वहीं कबूतरों के पास बैठ के सुनाई। तो आई ब्रॉट हिम टू माई रेडियो प्रोग्राम। उस पर मैंने एक कॉलम लिखा। वो कॉलम ऑन रिकॉर्ड है एक्सप्रेस में, एक जुल्फ की असीरी। अब हुआ क्या था कि वो अपनी जवानी के दौर में, मुल्तान में एक इलाका है जिसे बाज़ार हुसन कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली हरम गेट। जो 6 गेट हैं मुल्तान में, तो वो एक हरम गेट बाज़ार हुसन का इलाका है। और उस इलाके से बहुत मारूफ बॉलीवुड की अदाकाराएँ भी उन्हीं गलियों से निकल कर, अब मैं अगर उनका नाम लूँ, देयर आर मैनी फेमस नेम्स जिनका ताल्लुक़ मुल्तान हरम गेट उस इलाके से है। अगर ये वीडियो जब लोग देखेंगे वो कोट करना शुरू हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उन गलियों से निकली। तो वहीं कहीं वो एक ख़ातून के पास जाता था फॉर फिज़िकल नीड, लेकिन वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया। शादी हुई नहीं हुई थी। उस ख़ातून ने, ये जैसे इनकी आदत होती है जनाब, वो उसको अपनी मोहब्बत में अनारकली, अब वो इतना गिरफ्तार हुआ उसकी मोहब्बत में कि वो शादी उससे करना चाहता था। अब जब वो नायका तक, जो भी उसकी कंट्रोलर थी, वो बात पहुंची, तो शादी कहाँ होनी थी। कहता है एक वक्त में, और ये बिल्कुल सच्चा वाकया, बिकॉज वो कॉलम तक मैं लिख चुका हूँ और ये कई साल पहले हुआ। तो मैंने उसे कहा कि अब कभी दोबारा उस खातून से कोई राब्ता, कोई, कहता है वो आई थी एक बार, और वो आई किसी धीमी बारिश में, कहीं धूल पड़ते और मेरे धमाल डालते। लेकिन मुझे मेरे रब ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि तुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। वो एक फ़ानी चीज़ थी, मुझे अल्लाह ने अब्द दे दिया, मेरा हासिल। एंड दिस हैपेंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। एंड फिर मैंने लिखा, बिल्कुल एक जुल्फ की असीरी, उसे अल्लाह से मिलवा गया। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल ऐसी है जी, बेशुमार ऐसे हमारे भी सामने चीज़ें होती रहती हैं, वाक़यात आते हैं। देखिए, अल्लाह ताला जिसके दिल में आ गया सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद, तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ें भूलना बहुत आसान हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कुछ इस पे अगर हम बात करें कि ये जो मादा परस्ती का एलिमेंट आ रहा है,
हाउ रिस्पॉन्सिबल आर ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, ताकि देखें इनको बार बार मैं भी यही कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं ये कर रहे कि वी आर जेलस या कोई आपको हमने तबाह करना है, बल्कि वी जस्ट वांट कि शायद कोई क्लिप पहुँच जाए इन तक, कुछ नसीहत हो जाए, कुछ ये सोचें कि अच्छा कंटेंट भी तो बन सकता है ना। चलें, जो हो गया सो हो गया। तो इस पे आप हाउ रिस्पॉन्सिबल यू फील दे आर, जो इस वक्त तबाही फैल रही है? दे आर टू मच रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको जो देखने वाली निश है वो 8 से 18 साल, यस, और फिर 18 से 30 साल के मर्द और औरतें हैं या बच्चे बच्ची हैं। सही। अब ये मादियत क्या है, ये क्या दिखाएंगे? ओए हेमलो जी, आईफोन आ गया, मैं अब आईफोन लेने दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक इनके फॉलोअर्स और वो बच्चे वो लगेंगे अच्छा आईफोन 15 और 16 बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लेने दुबई जाना चाहिए, और जो सबसे पहले लाएगा वो हीरो है। अब जब ये दिखाएंगे, ये महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, आपको पता है कि किसी से किसी ने पूछा कि सबसे जो मौसीकी है विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मौसीकी, वो कौन सी है? उन्होंने कहा कि अमीर के बर्तन में उस चमचे की आवाज़ जो किसी भूखे को सुनाई दे। अल्लाह अकबर। ये है इनका कंटेंट। अल्लाह अकबर। कि ये वो पहुंचा रहे हैं उन तक, वो सेंस ऑफ महरूमी पैदा हो रही है हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। सर 90% ऑफ द पीपल कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट दे आर शोइंग इन देयर वीडियोस। दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। एक गरीब बाप जो सेब की रेडी लगाता है, अगर उसकी 18 साल की बेटी उसको उठ के कह देगी कि मुझे आईफोन 14 या 15 ला के दे, वो अपना आप बेच भी देगा तो नहीं ला के दे सकता। अब होने क्या लग गया है, घरों में माएँ अपनी बेटियों को पढ़ाने की बजाय, मैंने एक फातिमा बच्ची का बड़ा इशू रेस किया था, वो टिकटॉक लाइव पे बिठाना शुरू हो गई हैं कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अब टिकटॉक लाइव पे जो सामने बैठा है नटर टाइप का करैक्टर, सही। वो कोई उसके चाचे का पुत्र तो नहीं है, है वो दुबई और अबू जहबी से अननोन आईडीज होते हैं जो इनको शेर फेंकते हैं। अब टिकटॉक लाइव पे जो एक शेर मारा जाता है, इसकी मालियत तो लाख से ऊपर होती है, लेकिन कट कटा के इनको अच्छी खासी रकम आ जाती है। इतनी रकम कि इनके घर में शायद 3 महीने में भी उस एक शेर के पैसे ना आते हों। तो ये बनाट ना के उन्हें, अब वो क्या किस लिए मारते हैं, वो इनके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। उनके बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं। एक टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई थी मिनाहिल मलिक की, उसको भी किसी ने शेर ही मारा था बाहर से। अच्छा। और उसी करैक्टर ने मारे थे, और वहीं से इनके दोस्तियों के सिलसिले हुए थे, और ये बाहर पहुंच गई, और फिर वो कैसे मैनिपुलेट हो गई, कैसे यूज़ हो गई, और वो मादियत की एक बदतरीन मिसाल बन गई। उसकी रीज़न ये है, बदतरीन तो नहीं, अब हमारे माशरे में तो शी इज़ अ स्टार। अगर उसकी पहले वो एक PR का 10 लाख लेती थी, 20 मांग लेगी। लेकिन इशू ये है कि वो उन रस्तों पर चल पड़ी, उसके लिए मादियत ही यही थी। शूट्स हो रहे हैं, सही, नंगे डांस दिखाए जा रहे हैं। मतलब हाउ कुड यू इमेजिन कि टिकटॉक पे जो नंग धड़ंग है, बीवियां नाच रही हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड नाच रही हैं, और वो टिकटॉक और है क्या, टिकटॉक पे नाच गाना और एजुकेशनल कंटेंट जो कर रहे हैं। अब टिकटॉक पे आप लोगों की वीडियोस भी जाती होंगी, हमारे भी क्लिप्स कटेंगे। ये एक डिफरेंट है। ऐप बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अच्छा, अब उसको देखने वाले, कभी आप वो व्यूज़ देखें और वो व्यूज़ देखें, वो ज़मीन आसमान के बारे। अब एक करैक्टर है, मैं नाम इसलिए खुल के लेता हूँ क्योंकि तबाही करते हैं। अब एक करैक्टर है 1 2 3 पिल्ले। अब वो साहब अपनी अहलिया को लिटरली व्हाट ही डू, और मैं ये क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एल्गोरिदम दिखा रहा है। इवन आई इफ डू नॉट वांट टू सी, ये अभी मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है, वो एल्गोरिदम उसको सामने ले आएगा। या मैंने किसी को वॉइस कर दिया कि यार इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने मुझे भेज दिया है, मेटा ने कैप्चर कर लिया, फिर मेटा ने मुझे पिल्ले साहब को दिखाना है और उसकी बीवी को भी दिखाना है। लिटरली वो मतलब ये भी शर्म नहीं करता कि वो इतनी आवाम के सामने कभी उसकी छाती पे हाथ रख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यस, ये कल्ट। अब इसको जो ऑब्जर्व करेंगे, जो यंगस्टर हैं, कोई 17-18 साल के बच्चे जिनकी आपस में शादी हो गई है एंड दे वांट टू बी पिल्ले, दे विल डू द सेम। तो इस तबाही का कोई आप, अच्छा फिर इस डिस्ट्रक्शन को क्या नहीं देखा जा रहा टिकटॉक पे? झाड़ू मार रही होती हैं बच्चियां, कैमरा पीछे लगा होता है, टाकी मार रही होती हैं, कैमरा आगे लगा होता है, प्रोवोकेटिव वीडियोस, कैमरा आगे लगा होता है, जान के झुकती हैं,
जान के चलती हैं, देखी जाए ताकि वीडियोस और उस पर व्यूज़ आए, उस व्यूज़ से फिर स्पॉन्सर्स, टिकटॉक लाइव, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। और डॉक्टर साहब इसको जो देख रहा है, पहले मैं समझता था कि यार ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देखते होंगे। मैं एक चने वाले की रेडी पे रुका चने लेने के लिए, ये जो भूनते हैं, चने भूनते हैं। एक और पॉडकास्ट में मैंने वाकया सुनाया था। आई वॉज शॉक्ड, ही वॉज वॉचिंग सम वेरी फिल्थी कंटेंट ऑन टिकटॉक। ये जैसे आप वीडियोस बता रहे हैं ना, यानी वो अब ज़ाहिर है अगली के बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, वो फिर चलता जाएगा एल्गोरिदम आगे आगे। वो ऐसी सड़क पे खड़ा था शॉपिंग मॉल के करीब, वहाँ से कितनी औरतों ने गुजरना है, कितनी बच्चियों ने गुजरना है। मेरे तो ख्याल में वो देख देख के मैं उसके लिए दुआ गूँ अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बट वो जो एक्सरे की निगाह से फिर वो देखेगा, ज़ाहिर है जब सोच ये बन रही है, फिर बस ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर वॉचिंग सच कंटेंट टिकटॉक पे एक्टिव। कई कैब ड्राइवर्स, मैं बैठा, मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे अपने मसले डिस्कस किए उन्होंने, करीम ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर्स ने, कि अली भाई इसकी लत जो है वो कैसे, हम आपकी भी वीडियोस देखते हैं लेकिन ना बस ये एक लत पड़ गई है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। तो ये तो देखें आप, यही देखेंगे नज़र बहुत गंदी हो गई हमारे मर्द की। ठीक है औरतों का भी बड़ा कसूर है, बट व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? सर अगर आग चारों तरफ लगी होगी तो उसका सेक तो आएगा। अब इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कुड यू स्टॉप। अच्छा अब ये इसको मैं इनके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट पॉर्न। एक होता है रियल टाइम पॉर्न, आपने वीपीएन किया, आप उस वेबसाइट तक चले गए, वो कम एप्लिसिट है, सही, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, उसके इम्पैक्ट भी ब्रेन पे वो नहीं है। मैंने शॉर्ट टर्म है बकायदा, जो ये इन वीडियोस के शॉर्ट टर्म है, वो आप जब तक अपनी जिनसी जिबिल्लत पूरी नहीं कर लेते वो तब तक है। लेकिन ये वाली वीडियो फंसी रह जाती है, ये वाली तस्वीर दिमाग में फंसी रह जाती है शहवत सेटिस्फाई करने के बाद भी। इतनी तलाक़ों की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली अपनी बीवी की बॉडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस फिगर जैसी हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ इट कुड बी आफ्टर 2-3 किड्स और इतने फिल्टर्स के साथ, इतने ग्लैम के साथ, वो उससे वो चाह रहे होते हैं। वो कहाँ मिलेगा? जब वो नहीं मिलेगा तो पता है वो कहाँ मिलेगा? वो ट्रकों के नीचे मिलेगा, वो 400-500 रुपये शॉर्ट कल्चर पे मिलेगा। अगर किसी औरत से नहीं मिलेगा तो किसी ट्रांसजेंडर से मिलेगा, फिर मुआशरे में एड्स फैलेगा। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास कितने मरीज़ ऐसे आते हैं। आई ऑलवेज गो फॉर एनी मरीज हु इज़ ट्रांसजेंडर फॉर एन HIV टेस्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोटोकॉल। और आज मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, फिर एक कम्युनिटी इस पर नाराज़ हो जाएगी, 50% ऑफ, मैं बहुत बड़ी रेशो बता रहा हूँ, आर HIV पॉजिटिव। अल्लाह, आप डीजी खान जाके देखें, डीजी खान में एक बहुत बड़ा एड सेंटर है गवर्नमेंट का, आप उसका डाटा निकालें और अलग कर लें मर्द, औरतें और ट्रांसजेंडर। होमोसेक्सुअल मर्द, हम जिन्स परस्त मर्द, दे आर सो मच इनटू एड्स, और वो फिर अपनी घर जाती, नमाज कुरान पढ़ती बीवी को भी उस खुसरे हीजड़े से लिया हुआ एड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड दिस इज़, और इसकी जनरेशन कहाँ से हो रही है? सॉफ्ट पॉर्न से। वो देखेगा नई जिनसी जिबिल्लत पूरी हुई। अब अच्छा, अब सेक्स में भी तो लिमिट नहीं है ना। जिस तरह इसका जायका है, जिस तरह होटल आप जाते हैं, आपने बिरयानी खाई, आपने दाल चावल खाया, फिर आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाया, ये आपकी तीसरी नीड है। इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें वैरायटीज़ इतनी हैं। आप बुफे आप जाते हैं, बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। 3 औरतों के साथ इकट्ठे, 4 औरतों के साथ इकट्ठे, ओल्डर वुमेन के साथ, बड़ी कैटेगरी साथ, इवन जानवरों के साथ। फिर ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर, उसको दिखाया जाता। फिर स्वैपिंग, कपल स्वैप कर लेना। और फिर एक और ये है कि इसमें लिमिट नहीं है, इवन 1-to-1 में भी अब लिमिट नहीं है। मतलब एक तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका टू परफॉर्म सम सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें फिर बहुत कुछ है। ड्रग्स लेना, उस जिबिल्लत के लिए मसाज से शुरू होना और वो कुछ कराना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसमें जिस्म को राहत देने की और सेक्सुअल पैटर्न्स की कोई मतलब लिमिट नहीं है। फिर हम जिन्स परस्ती, फिर थ्रीसम, 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। इफ़ समवन डिनाइज इट,
या तो वो फिर सीरिया के किसी उस जेल में है जो तय खानों में था, जिसको ये नहीं पता लगा कि सद्दाम हुसैन को मरे कितना अरसा हो गया, या तो वो उस जेल में उस जेल में कैद है, या फिर वो देखना नहीं चाहता, उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हुई, या वो अंधा गूंगा बहरा है। ऐसे दिस इज हैपनिंग। पाकिस्तान में बहुत कॉमन है वेबसाइट्स पे ख़वातीन का मिलना, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आने वाले गुजरते वक्त के साथ ख़वातीन का रेट कम हो रहा है। अगर एक नाइट पे आपको 40-50 पे मिलती थी, आज आपको 10-15-20 में भी मिल जाती हैं। उसकी रीज़न, और मुझे ये बातें इसलिए पता हैं, फिर लोग कहते हैं खुल के क्यों करते, आई डील इन सोसाइटी। सही। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज हो गया किसी चीज़ में, बाजुकात उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज़ है, जहाँ गनोरिया हो गया है, वो बताएगा कि भाई मैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि किधर किया था, सही, फिर वो बताएगा उधर गया था। अच्छा कितने में? इतने में। किस किस के साथ इन्वॉल्व था, मर्द भी कोई था कि नहीं? तो हम, मुझे भाई इसलिए पता है, तो ये इसलिए ये चीज़ें हमें तो बड़ा क्लियरली पता है, सोशल डीलिंग्स, और एंड दिस इज़ हैपनिंग लाइक एनीथिंग। और डॉक्टर साहब मुझे तो टू माय शॉक एक यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया, शी वाज इन दी एडमिन, कि अच्छी खासी लड़कियां जो दूसरे शहरों से आई हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, अल्लाह माफ़ करे। और ये बिल्कुल, ये पैसा, आईफोन, नया आईफोन ले दो, नई चीज़ आई है वो ले दो, नया बैग है, लड़का वो गिफ्ट कर देता है। ये एक ट्रेंड है, दिस इज़ अ ट्रेंड। वो मैं अक्सर छेड़ता हूँ, अब एक रैपर बड़े मशहूर हुए हैं, तलहा, तो वो कहते हैं कौन तलहा। अब वो गाना इतना मशहूर है, उसके नीचे बड़ा डांस डूंस करती। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं था ना, इस तरह के रैप कंसर्ट्स हों और वहाँ लड़कियाँ जाएं और जैंगो किस्म के सूट हों और आईफोन हों और शुगर डैडीज़। अब जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन। हॉस्टल्स में वो लड़कियाँ, ड्रग कल्चर भी आम है, दे गेट इन्वॉल्व विद सम सीनियर पर्सन विद मनी, द वन वी कॉल्ड शुगर डैडी। वो उनकी वो ज़रूरियात पूरी करता है, बदले में क्या होगा, हफ्ते में एक आधा दिन बुला लेगा और वो भी उसको एंजॉय करेंगी, दे विल हैव अ गुड पार्टी नाइट विद हिम। और यहाँ जब बुलाएगा भी तो क्या करेगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, कोई अच्छी सी शॉपिंग करा देगा, जब फ़ोन मांगेंगी फ़ोन ले देगा, और उसके बाद किसी अच्छे 5 स्टार में नाइट स्पेंड करके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डेफिनेटली, मीडिया में तो हम सुनते थे, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन इन हॉस्टल्स। जो लड़कियां मुझे सुन रही होंगी, उनको खुद पता होगा कि उनके दरमियान कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, और उनके कपड़े देख लें, उनके पास फ़ोन देख लें, कहेंगे यार इसका बाप तो पिंड में है, बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं होते, इसका तो बूढ़ा बाप फटे कपड़ों के साथ आता है, उससे वो नकाब पर्दे में ही मिलेंगी। लेकिन आउटसाइड जब आप उन्हें देखेंगे, वो फिर वही कौन तलहा का कंसर्ट हो रहा होगा। उफ, अल्लाह ताला जी, ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। माँ बाप सुन ले तो मैं तो कहता हूँ वो शायद खुदकुशी कर ले, अल्लाह माफ़ करे। ये बहुत कॉमन है एंड इट इज़, अब इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। आप जाके डाटे उठा लें, आप जाके लें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से डाटे, वो आपको खुद बताएंगे कि हमने इतनी सख्ती रखी, हमने इतनी सख्ती रखी, 10 में से 2 लड़कियां जिनका हमें नहीं पता रात कहाँ जाती हैं। इसके बावजूद नहीं पता। हाँ, ऐसे ही है। और कैसे पता हो सकता है? अच्छा चलें, आपको मैं एक और दुनिया बताता हूँ, आप इसको कर देंगे, चलो यहाँ तक नहीं होगा। हाउ कुड यू स्टॉप दिस AI रिलेटेड एप्स, जो इवन आप ऐप स्क्रॉल करती हैं, वो कहते हैं खुल के वीडियो शेयर करो, किसी को पता नहीं लगेगा। ये उनकी टैग लाइन्स हैं। देयर आर मैनी ऐप्स, देयर आर मैनी डेटिंग ऐप्स, देयर आर मैनी रिश्ता ऐप्स। मैं 4-5 साहब ऐसे जानता हूँ जो ऐसी रिश्ता ऐप्स पर हैं जो सिर्फ शिकारी हैं। थोड़ी देर रिश्ता चलाया, गपशप की, अच्छा चलें बाहर मिलते हैं शुगर डैडी, अच्छा दूसरी शादी करनी है, चीज़ें हैं, फिर मिले, फिर उस लड़की को ज़रा आओ ताओ में खेल लिया और फिर उसको चलाई रखा, तो और वो लड़की भी चलती रही क्योंकि उसकी ज़रूरत थी पैसा। दिस इज़ वेरी कॉमन। अच्छा अब आप उधर तो छोड़ देंगे, चलो ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी, चीज़ें नहीं निकलेंगी। हाउ विल यू स्टॉप सेक्सटिंग? हाउ विल यू स्टॉप वीडियो ऐप्स पे किया गया सेक्स, या वीडियो ऐप्स के ज़रिए न्यूडिटी? ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं, आप देखें, इनमें अक्सर वीडियो ऐसी होगी जो लड़की ने, ये वीडियो जो लीक हो रही हैं, इनमें बहुत कम रेशो उन वीडियोस की है जो कहीं कैमरा रख के बनाई गई और वो फिजिकल इंटीमेसी में थी। ज़्यादा वीडियो और पिक्चर्स वही लीक होती हैं जो किसी लड़की ने अपनी नंगी पिक्चर किसी को भेज दी, नंगी वीडियो किसी को भेज दी,
ट्रस्ट करके स्नैपचैट पे भेज दी उसने, मोबाइल रख के उसकी वीडियो बना ली। ज़्यादा वीडियोस यही हैं। ये वाला जो कल्चर है ना, ये डिज़ास्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक वो साइड हो गई जो बड़ी तबाहकुन साइड है जिनसी ख्वाहिशात की। एक ये जो मैंने आपको बच्चों का बताया जो 9-10 साल या 8 से 18 जिनमें शदीद मादा परस्ती आ रही है, वो कुछ आप उसको कैसे देखते हैं? यानी कि ये दिखाना कि एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, फिर शादी का फंक्शन है, 10 लाख का स्टेज सजाया गया, फिर वो लहंगा पता नहीं किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की भी प्रमोशन हो रही है, और ये छोटी बच्चियां देख रही हैं। फिर कल को ये ज़ाहिर है अपने माँ बाप पे प्रेशर डालेंगी, हमारी ये वाली जो नौजवान नस्ल है, कि नहीं जी हमने भी ऐसे ही करना है। फिर हनीमून पूरा दिखाया जा रहा है, भाई आपने जाना है आप जाओ, आपने ज़रूर एमिरेट्स एयरलाइन दिखानी है और वहाँ के होटल से आके दिखाने। तो ये इसका भी बड़ा तबाहकुन इम्पैक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। अब आप मादियत को देखें ना, अब द इशू इज़ वेरी क्लियर, इशू इज़ कि इनके पीछे लगाया किसने। अब इनमें एक करैक्टर है जो गेमिंग के करैक्टर होते थे, जो गेम्स के यूट्यूब चैनल्स थे और वहाँ वो गालियाँ दिया करता था, ठीक है। अब उसकी ऑडियंस तो वो थी, उसके सब्सक्राइबर्स भी वो थे। और अगर आप बच्चों के चैनल देखें ना, अब वो जो एक बेबी शार्क गाना है, उसको दुनिया में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पड़े हैं। तो जब वो उस किस्म का कंटेंट था, गेमिंग वाला या वो वाला, तो वो एक नस्ल थी जो उसको वहाँ फॉलो करना शुरू हुई। जब वो ग्रो हुई तो वो अपनी बेगम को ले आया बीच में और उसने मादियत दिखानी शुरू कर दी। जब मादियत दिखानी शुरू कर दी तो वो जो 8 से 18 30 साल की जनरेशन है वो तो उसे फॉलो कर रही है, और वो बड़े मज़े से कह देता है कि आई अर्न लाइक 15-20 लाख इन ए डे, तो मुझे क्या मसला है, तो मुझे ना देखो। भाई तूने क्यों लगाया उनको पीछे? और लगाया कुछ और कह के। यानी अगर आप किसी को लाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं वो खैर नमाज पढ़ने के लिए ना, तो गेमिंग जोन के लिए लाया, लेकिन आप उसे लाए किसी और मकसद के लिए और पिछले दरवाजे से आपने उसे निकाल किसी और मकसद के लिए दिया। दिस दे डिड। अब वो क्यों नहीं चीखेंगे? और मुझे बताएं, अब इस पे तो व्यूज़ पड़ते हैं ना, यूट्यूब पे व्यूज़ पड़ते हैं। एक अपनी बेटी है 1 साल की, उसको या 2 साल की, उसको अपना नहीं पता, और उसकी जनाब बर्थडे पार्टी हो रही है और सारे स्पॉन्सर, उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग भी लानती जी, जो उनको कपड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका केक स्पॉन्सर कर रहे हैं, पीछे वो कर रहे हैं ताकि इनकी यूट्यूब देखी जाएगी और उससे हमारे सूट बिक जाएगा, हमारा ड्रेस बिक जाएगा, हमारा केक बिक जाएगा, हमारा डेकोरेशन का सामान बिक जाएगा, हमारे होटल की वाह वाह हो जाएगी। लेकिन ये मादियत में जब वो बच्चे देखेंगे, वो इस कदर मादियत के अंदर गिर जाएंगे। मुझे खुद बताएं कौन गरीब, अब पाकिस्तान में तो गुर्बत इतनी आम हो गई है। अच्छा, एक है गुर्बत रियल टाइम गुर्बत, एक है ये मादियत इंड्यूस्ड गुर्बत। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कि घर में फ्रिज है, ओवन है, शौहर खर्चा दे रहा है बीवी को, ज़रूरियात पूरी हैं, लेकिन अब 4 बच्चे हैं, चारों को अपना लैपटॉप चाहिए, चारों को अपना आईफोन चाहिए। यानी वांट्स को नीड्स बना लेना, ये वाली जो गुर्बत है। देखें ये जो गुर्बत, ये आज से 30 साल पहले जब हम छतों पे तरोका मार के सोते थे नाना दादी के साथ, नाना नानी के साथ, सही। मैं कहता हूँ हम लोग खुशकिस्मत हैं कि मुझे और आपको वो नानियाँ और दादियाँ नसीब हुई जिन्होंने हमें लसूड़ों के अचार बना के दिए, जिन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा घर में बना के पिलाए, जिनके पुलाव मशहूर थे, जिनके सरसों का साग और मकई की रोटी मशहूर थी, गुड़ के चावल ये जो हम गुड़ के चावल, ये हम अपनी नस्लों को जो फूड पांडा नानियाँ दादियाँ दे के जा रहे हैं, हम तो अपनी नस्लों को ये AI इंड्यूस डिजिटल दादियाँ नानियाँ देके जाएंगे। सही बात, सही बात। तो ये जब हमारी इस नस्ल की, यानी हमारी जो नस्ल में रिवॉल्व हो रही हैं, जब ये नानियाँ दादियाँ बूढ़ी होंगी तो ये इनकी हमारी नस्ल क्या लसूड़े याद रखेगी? ये तो खुद लसूड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, सोल्यूशन की बात करते हैं, बस टाइम भी बस ख़त्म होने वाला है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आपके जहन में क्या है? फिर मैं भी इंशाल्लाह कुछ इस पे बात करूँ। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इसमें अब हम लोगों को यूथ को फ़िक्र, अच्छा एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, वो है मौशियात, पैसा ना होना, लोगों के पास रोज़गार ना होना और लोगों का वेला होना। ठीक है, क्यों किसी भी ऐसे मुल्क को प्रॉक्सी वॉर स्टेट बना दिया जाता है या वहाँ दहशतगर्दी आम हो जाती है जहाँ कोई निज़ाम नहीं होता? लुक एट रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ सीरिया। मैं सीरिया का ने बड़ा जुल्म किया बशारुल असद ने, मैं लानत भेजता हूँ उस पर, लेकिन अब सीरिया का मुस्तकबिल पहले से भी वर्स होगा क्योंकि वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टेट है जहाँ इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेट करेंगी और किसी का कंट्रोल नहीं होगा।
तो मुआशरे में जब कंट्रोल लूज हो जाता है तो ये सब होता है। हमारे मुआशरे में मल्टीपल इश्यूज हैं। सरकार का काम है कि आपस में लड़ना बंद करे, यूथ की तरफ तवज्जो दे। सही। इन्होंने 30 साल बाद 20 साल बाद कब्रों में चले जाना है, गल सड़ जाना है, पीछे एक नस्ल पड़ी होगी और वो नस्ल ज़बान, सुबाइयत, फ़िरकावारियत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो कि अब रिलीजियस पोलराइजेशन से भी ऊपर जा चुकी है, उस पर बटी होगी। गंदी गालियाँ, गलास्तें, गालियों से बड़े भरे ट्विटर ट्रेंड्स, ये काम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल का। उनका काम है पढ़ना। अब इस सब में जो लोग वाकई मेहनत करके अमेज़ॉन, पाइथन, अपवर्क, ऑनलाइन शॉपिफाई ये सब कुछ सीख साख गए, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। जो इन सियासी जमातों के विंग्स चलाते रहे या उनका हिस्सा रहे, वो लोग आज भी गालियों पर हैं और किसी को अच्छा करता है देख के भी गालियों पर हैं। तो लानत है, आप लोगों ने तो अपनी जवानी ज़ाया कर दी एक कल्ट के पीछे, ओवरऑल कल्ट के पीछे, कल्ट ऑफ, मैं कह रहा हूँ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने ऐसी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देने की बजाय इस्तेमाल किया, पोलराइज किया। अब वो वेले भी हैं, वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जानते हैं और फिर वो टिकटॉक पे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और गंद मचाएंगे। इसका बड़ा क्लियर सोल्यूशन स्टेट को लाना पड़ेगा। हैव यू हर्ड अब रिसेंटली कनाडा ने जो है टिकटॉक पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और सोशल मीडिया की एज बाउंड की है। कनाडा ने अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे 18 साल के लिए आपको गाड़ी निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए। सोशल मीडिया में 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची टिकटॉक लाइव पे बैठी है, उस पर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उस पर कोई रियासत को कोई मतलब, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, रियासत माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कैसे ब्रॉथल्स में धकेल सकती है? माँ, रियासत तो माँ है। हाउ कुड यू मेक यूर पीपल इनटू प्रोस्टिट्यूशन? तवाइफगिरी में कैसे धकेल सकते हैं? आपका कहाँ किरदार आता है? ठीक है, आप ओवरऑल नेट तो स्लो डाउन कर देते हैं, आप नेट बंद कर देते हैं, और वो किन हालात में किया जाता है वो भी सबको पता है। लेकिन यही नेट, यही एप्स और इन बच्चों को रोजगार देना, इन्हें तालीम देना, मुल्क में आईटी इंडस्ट्रीज बनाना, मुल्क में आप जैसे यूथ क्लब बनाना जो फिक्र बांटें, सोच बांटें, लोगों को मजहब की तरफ रागिब करें, राह निजात दिलाएं, ये बनाना, मुल्क में एआई की ट्रेनिंग्स देना, यहाँ से टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना, इनको रोज़गार देना, तालीम, एजुकेशन का पूरा निसाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आइदर इट इज़ इन LGS, रूट्स और वट एवर, बीकन हाउस और महंगे स्कूल, ये सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने बच्चों को या तो उन स्कूलों में पढ़ाई वो बच्चे जा रहे हैं उस माइंडसेट से कि आप उस 2% टिम हॉर्टन्स क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क से भागना है। जो बाकी 98% हैं जिन्होंने टाटों पे पढ़ना था या सरकारी स्कूलों में जाना था, उनका उस तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लानत है उस तालीमी निज़ाम पर, लानत है उस पूरे सिस्टम पर जहां एक किताब हर फर्द के लिए ना हो। आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आपका निसाब रिवाइज होना चाहिए। आपके पूरे निसाब पे 1 नेशन 1 सिलेबस, चाहे वो रूट्स में बैठा बच्चा हो, चाहे वो टाटों पे स्कूल पे बैठा बच्चा हो, 1 नेशन 1 सिलेबस विद रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन विद ए गारंटी डिग्री। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जो पाकिस्तान में ये गली गली में जो डिग्रियां बांट रहे हैं, हमारे बच्चे ने जी MS कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, करता क्या है? दुकान है मोबाइलों की। आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है? MA इंग्लिश किया हुआ है, करती क्या है? वो उसका पार्लर है अपना, ठीक है। तो MA इंग्लिश उसने अचार डालने के लिए किया था और जिस यूनिवर्सिटी ने उसे MA इंग्लिश की डिग्री दी, पहले तो उसे जाके पकड़े। लाख दी लानत है। जो डिग्री आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकी, उस डिग्री पे लाख लानत है। और हमारे यहाँ 98% ऑफ द डिग्रीज, इंक्लूडिंग नाउ MBBS की डिग्री, इंक्लूडिंग नाउ BDS की डिग्री, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, वो बेकार हैं। इनकी कोई इंटरनेशनल वर्थ्स नहीं है। अब लोग कहते हैं जी AI IT, AI वो सिखाएं जिसकी दुनिया को जरूरत है। सही। वो AI ना सिखाएं कि किस तरह आपने जो है ना गर्लफ्रेंड ऐप बनानी है। आप जिसकी दुनिया को जरूरत है, सही, ठीक है।
अब मैं आपको हमारे जो सोशल मीडिया, आपके मेरे जो बच्चे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, आप उनकी तनख्वाहें देख लें, सही, वो डॉक्टर इंजीनियरों से बहुत ज्यादा है, दे आर वेल सेटल्ड, और उन्होंने पार्ट टाइम काम भी पकड़े होंगे, वो वहां से भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कहाँ गई MBBS की डिग्री, कहाँ गई इंजीनियरिंग की डिग्री? इसका मतलब ये, और जो बाकी ये छोटे मोटे कॉमसेट आप, ये इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो डिजास्टर है, इस डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे सवाल करूं पाकिस्तान में कि हुनर या डिग्री, तो पहला जवाब होगा डिग्री। डिग्री पे लानत, डिग्री पे लानत पहला जवाब होगा। पहला जवाब होगा हुनर सीखें। अगर आप पाकिस्तान में रह के ये सवाल करते हैं कि स्किल वर्सेस डिग्री, तो स्किल विद ए डिग्री फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट इज नंबर 1। लेकिन अगर स्किल आप ले रहे हैं और हुनर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिग्री अगर आपकी किसी घटिया इंस्टीट्यूट से है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसे किल कर दें। सही बात, सही बात। बहुत जामे आपने सोल्यूशन बताए और बड़े माशाल्लाह प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपने बताए। मैं लास्टली यही देखें, ये जो हमारे टिकटॉकर्स, अक्सर हम इन्हें नसीहत करते हैं कि देखो गुनाह जारिया ना बनाओ, सुधर जाओ, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं। हलाल की तरफ कई लोग आए, जिसने अल्लाह के लिए, देखें अफान भाई, हराम को छोड़ा तो अल्लाह ने उसे बहुत ज़्यादा दिया बदले में। मिसालें हैं, सो मैनी केस स्टडीज़ हैं, जिसने कुछ अच्छा करने के लिए किसी चीज़ को लेट गो किया। मतलब देयर कैन बी सो मच पॉजिटिव कंटेंट यू कैन क्रिएट, जैसे आपकी मिसाल है, आपने दीगर मिसालें दी। तो ये इतनी चोट लगेगी ना आपको, यानी कल को आपकी औलादें होंगी, दे विल वॉच दीज वीडियोज़, मतलब वट दे विल लर्न। फिर वो असरात ना खुदा ना खास्ता आ जाएँ औलाद के ऊपर। बड़े लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, पीठ पीछे रखा कि छोड़ो जी ये बकवास कर रहे हैं, सारे नसीहत करते रहते हैं, इनका और काम क्या है। और आई नो देम पर्सनली कि आज जब उनकी औलाद पे बात आ रही है तो नाउ दे रियलाइज़ कि भाई हमने वाकई काम बहुत ख़राब किया था। तो बस मैं हार्ट टू हार्ट यही कहना चाहूँगा, आपके भी तवस्सुल से, अपने भी तवस्सुल से, कि प्लीज़ सुधर जाएं। जो भी आपकी मजबूरी है, अल्लाह से दुआ करें और सही कंटेंट की तरफ आएँ। क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है क्या मजबूरी? देखें, इनकी तो मैं नहीं बात कर रहा जिनकी बहुत बड़े चैनल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिकटॉकर्स, पता नहीं क्यों ये लड़कियां, पैसा है ना, पैसा, मादियत है, अयाशी है, हवस है, लस्ट है, लस्ट फॉर मनी है, लस्ट फॉर दीज, यही जो दिखा रहे हैं एमिरेट्स की टिकटें, ठीक है, लस्ट फॉर बच्चियां, लस्ट फॉर बीइंग इन लाइमलाइट, लस्ट फॉर हैविंग आईफोन्स, लस्ट फॉर हैविंग 5 स्टार के स्टेज। ये सब लेकर भी ना, वो था कि तुमने दुनिया में अमीर तरीन, हसीन तरीन और सब हो के भी मर जाना है। तो तुमने ये सब गंद करके भी एमिरेट्स की टिकटों में अयाशियां करके हराम पैसे से अपनी इस तरह बेगमात को व्यूज़ लेने के लिए दिखाकर, कल्ट वाले व्यूज़ वो दिखाकर, तुमने महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीद कर, तुमने दुबई में अपार्टमेंट्स लेकर हराम पैसे से इन दी एंड तुमने मर जाना है। ये नहीं समझ आ रहा। तो हराम साथ जाएगा, अगर हराम साथ जाएगा तो ये करते रहो। अगर तुम्हें लगता है ये हराम साथ नहीं जाएगा या फिर दुनिया ही तुम्हारा सब कुछ है, तब भी करते रहो। इन्हों ने नहीं सुधरना, इन्हों उल्टे ला के छितर भी मार लो, इन्हों ने नहीं सुधरना, बिकॉज हराम की लत इज नाउ पेनिट्रेटेड डीप इन देयर ब्लड। इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हेमोलॉजी घुस चुका है, वो नहीं निकलेगा। सर मैं बस देखें आपके ये जज्बात को समझ रहा हूँ और आप दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, तो हम भी दुखी हैं। लेकिन ये कि हम इनके लिए, मैं एंड में दुआ ही करूँगा कि आपकी बात पॉजिटिव लें। ये दुआ ये करें अल्लाह इन्हां दे YouTube चैनल डिलीट करा दे, इन्हां दे TikTok पक्के बैन हो जान, इन्हां नूं ड्रिपां ला के सामने बीवी बिठा के लेटना ना पै। ये इस तरह की दुआ करें कोई, और फिर दोबारा ये अपने जिस नाम से दोबारा अपना YouTube बनाए वो फिर उठ जाए। ये दुआ मांगे, दुआएं तो यही, अदरवाइज ये ठीक इस वक्त जरूरत तो इन्हीं दुआओं की है। बस एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं कि हमारी सिंसियर एफर्ट है ये, एक तो नौजवानों के लिए कि वो भी समझें, इनका कंटेंट देखना बंद करें, अपने घरों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं, अवेयर हों कि क्या चल रहा है, किस लेवल पे तबाही आ चुकी है, और इनको भी कि खुदा खौफी करो और प्लीज़ इन चीज़ों को सुधारो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपसे खुश हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यूथ क्लब।